हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने नीट का डीजे। ओनली 14 days आर लेफ्ट फॉर योर मोस्ट अवेटेड एग्जाम, that is NEET 2024, and we are going to approach 5 lessons in the series of class 11th revision. So just we are going to complete chapter 14 today, and if time is left we will start chapter 15, that means body fluid and लैग कर रही है। अब कुछ फर्क पड़ा देखिए। So let's start this chapter and try to complete this. If we complete this today, we will start chapter 15, body fluid and circulation. So let's start this. बार बार ये क्यों ले रहा है? अब देखता हूँ, एक मिनट। ये पिछली कहाँ गई? तो उसी की वजह से हो गया। ऐसे में बेटा कर दिया करो डिस्कनेक्ट, क्योंकि कई बार ओवरलोड होने की वजह से भी चीजें ऐसी हो जाती है। तो नहीं करा होगा या तो प्राइवेट। ये वाली कह रही है। So we had done up to breathing yesterday. Let's start the next. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और फिर अब चांसेस हैं इसके। तो बेसिकली इन सब कैपेसिटीज से वी गोइंग टू चेक वेदर आवर लंग्स इज वर्किंग वेल और नॉट। तो ये आपका एक तरीके से डायग्नोसिस के लिए होते हैं। कोई भी पेशेंट को सांस से रिलेटेड दिक्कत हो रही है तो उसके डायग्नोसिस के लिए दीज विल हेल्प अलॉट। देखिए, वॉल्यूम सबसे पहला टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो हम कर रहे हैं
उसमें लगभग 500 ml एयर एक बार में आती जाती है। ठीक है, तो उसको आपने 12 से 16 बार, हमने कहा था नॉर्मल है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 12 से, तो दैट विल बी 6000, और 16 बार 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, दैट विल बी 8000, सो दैट विल बी 6000 टू 8000 या 6 लीटर टू 8 लीटर पर मिनट। ठीक है, सो दैट इज टाइडल वॉल्यूम, यानी कि एक बार में 1 मिनट में हम इतनी एयर इन एंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, नॉर्मल ब्रीदिंग में, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल से फोर्सिबल इंस्पायरेशन, मैक्सिमम जितना हमने फोर्स करके और एक्स्ट्रा एडिशनल, देखिए वर्ड सबसे पहला ही क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। अ पर्सन कैन इंस्पायर, मतलब जो नॉर्मल है उससे ज्यादा एडिशनल जितना किया, सो दैट इज ऑल अराउंड 1500 टू 300। ठीक है, सॉरी 3000 ml। ठीक है, ये हुआ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट, ऐसे ही हम एडिशनल वॉल्यूम जो हम एक्सपायर करें फोर्सिबली, ठीक है, सो दैट इज अराउंड 100 टू 100, वो सॉरी 1100 ml। ठीक है, ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट, रेसिडुअल वॉल्यूम, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जितना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बचा रह गया, दैट इज नेम्ड एज, सो दैट इज 1100 से 1200 के करीब। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए स्पेशली दिया हुआ है कि इन सब कैपेसिटीज का क्या फायदा है। पहला, बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis। अब इनका एडिंग अप कैसे कैसे है देखिए। सबसे पहला, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो ये है आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी, सॉरी सॉरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। ठीक है, ऐसी एक्सपायरेटरी तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये हमें बता देगा कि इंस्पायरेशन ठीक चल रहा है या नहीं, ये हमें बता देगा एक्सपायरेशन ठीक चल रहा है या नहीं। अब कॉन्सेप्ट वैल्यू साथ में लिखते चलो, दैट इज फॉर नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब कुछ भी कमी होती है, अगर ये कम है तो इसका मतलब दिक्कत है, जरूरत से ज्यादा तो वो तो पॉसिबल नहीं है, कम ही होगा। हाँ, तो वो मान लीजिए किस, अब बलून फुलाते हैं हम, या हम, तो वो क्या है कि उस चीज में वो सांस तो नहीं फूल रहा उसका जल्दी, इस तरीके की चीजें, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कैपेसिटी में दिक्कत है। तो ऐसी चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, ऐसे ही फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, अब ये है ERV प्लस RV जितनी बची। ठीक है, नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी हो गया ERV प्लस TV प्लस IRV, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन। पहले फोर्सिबल इंस्पायरेशन किया और फिर भी वो कितनी निकाल पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इंक्लूड्स या तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, और या हम RV प्लस ERV प्लस TV एंड IRV। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल पर हमें फंक्शनैलिटीज को समझने में हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसकी दो साइट्स मैंने कल आपको लिखवाई थी, प्राइमरी साइट्स और सेकेंडरी साइट। प्राइमरी साइट हो गया आपका एल्वियोली और ब्लड के बीच में, सेकेंडरी साइट हो गई एल्वियोली और सॉरी ब्लड और टिश्यू के बीच में। ठीक है जी, अब ये डिफ्यूजन जो है, एक तो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पर, दोनों गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। दूसरा डिपेंड करता है ये आपका सॉल्युबिलिटी पर। ठीक है जी, और तीसरा डिपेंड करता है ये आपका कंसंट्रेशन, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी पर, और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये डिफ्यूजन, ये एक्सचेंज इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब 4 है तो इसलिए ये पूरे तरीके से एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप इस टेबल के बेसिस पर देख सकते हैं कि ध्यान से आप देखेंगे तो इन एटमॉस्फेरिक एयर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, एल्वियोली का कम है। तो सिंपल सी बात है, कहां से कहां मूव करेगी? एल्वियोली, और एल्वियोली से CO2 आउट, क्योंकि यहां ज्यादा है यहां कम है। ऐसे ही ब्लड से टिश्यू में आप देखें, ठीक है। अब उल्टा आप देख रहे हैं, बहुत कम कंसंट्रेशन का गैप है, तो इसलिए यहां फास्ट डिफ्यूजन नहीं होगा। और यही वजह है कि डिसॉल्व फॉर्म में, मतलब आरबीसी के थ्रू पास होना CO2 का मिनिमम होता है, 3% होता है, क्योंकि CO2 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल वाटर के उसके ब्लड के अंदर होती है, इसलिए उसको आपका बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में सबसे ज्यादा निकाला जाता है, 70 से एटलीस्ट 70% के आसपास। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर पॉइंट आउट किया जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर। तो यही सारी बातें इसके अंदर दी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये डायग्राम भी आपको वही वैल्यू शो कर रहा है। आप देखेंगे तो देयर इज एंट्री ऑफ एयर, इंस्पायर्ड एयर, ऑक्सीजन अंदर आ गई। ठीक है जी, ऑक्सीजन अंदर आने के बाद आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आने के बाद ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर हो गई, पल्मोनरी वेन उसको हार्ट में ले आई, हार्ट से एओर्टा उसे बॉडी पार्ट्स में ले जाएगी, बॉडी पार्ट्स से फिर डिफ्यूजन हुआ, O2 अंदर, CO2 बाहर। इस CO2 को लेकर सिस्टमैटिक वेन्स यानी कि इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा मिलकर कहां पहुंच जाएंगी उसे लेकर? हार्ट में। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी इस CO2 वाले ब्लड को लेकर एल्वियोली में, तो एल्वियोली से CO2 इसके अंदर एंड CO2 आउट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये सिंपल, आपको अब इसमें से कुछ भी आपका लेबलिंग गायब की जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर पुटअप किया जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ध्यान से आपको एनालाइज करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं स्पेशली दिया हुआ है दिस वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट के as the solubility of CO2 is which is 20 to 25 times higher than O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to, so that is very favorite for NEET. Next is the diffusion membrane is made up of 3 major layers. अब ये फिर डायग्राम नीट फेवरेट हो जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप यहां देख रहे हैं, एक तो हो गया स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर, ठीक है जी, उसके बाद हो गई एक बेसमेंट लेयर, सैंडविच लेयर, और फिर तीसरी हो गई एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तीनों मिलाकर भी 1 mm होती हैं केवल, तब भी इनकी थिकनेस 1 mm से ज्यादा नहीं होती, दैट इज लेस देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, और ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। तो हमेशा ऑल द फैक्टर्स जो भी हमारी बॉडी में होते हैं वो हमेशा O2 के फेवर में होते हैं, ताकि एल्वियोली मैक्सिमम O2, मतलब जो WRBCs हैं वो किसके साथ बाइंड हो जाए? हीमोग्लोबिन O2 के साथ, टिश्यूज ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज तक पहुंचे और CO2 टिश्यूज से एल्वियोली आए। तो हमेशा ये कंडीशन डेवलप करने की कोशिश की जाती, ताकि O2 हर टिश्यू तक पहुंचती रहे और CO2 टिश्यू से बाहर आती रहे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हेडिंग डालें आप, और उसके आप 2 पार्ट कर लें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक है जी। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 2 तरीके से होता है,
97% by RBCs in the blood और 3% by dissolved form in plasma, dissolved state through plasma. 97% थ्रू आरबीसीज और 3% इन डिजॉल्व फॉर्म थ्रू प्लाज्मा। इसी तरीके से जो आपका CO2 है वो 3 तरीके से होती है, ब्रैकेट में लिख लेना। इसकी वजह क्या है? ड्यू टू मोर सॉल्युबिलिटी, 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होती है, इसलिए वो केवल आरबीसीज के थ्रू तो नहीं हो सकती। तो आरबीसीज के थ्रू ये 20 से 25% होती है लगभग, ठीक है। 70% बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू होती है और लगभग 7% डिजॉल्व थ्रू प्लाज्मा, ठीक है, डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर। तो अब बात करते हैं सबसे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। 100% इस पर किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन मिलना है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि हीमोग्लोबिन को O2 मिल रही है, CO2 मिल रही है और आपका CO मिल रही है, तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा CO के लिए होगी, क्योंकि CO के लिए जो HbCO बनेगा, इसके लिए बनेगा HbCO2, इसके लिए बनेगा HbO2, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज मोस्ट अनस्टेबल। जितनी जल्दी बनता है उतनी जल्दी टूटता है, क्योंकि बनेगा जल्दी तो एल्वियोली से ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा, टिश्यूज तक पहुंचेगा, और टिश्यूज में जल्दी टूटेगा तो टिश्यू में डिसॉल्व हो जाएगी आसानी से। तो ये नेचर ही इस तरीके की बनाई गई है। वहीं ये आपका मोर स्टेबल देन O2, ये O2 से ज्यादा स्टेबल हो गया, क्यों? अब बॉन्डिंग ज्यादा हो गई, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज्यादा हो गई। नेक्स्ट, और ये तो भैया मोस्ट स्ट्रॉन्ग है, मोस्ट स्टेबल है, एक बार बनने के बाद ये पीछा नहीं छोड़ता, HbCO। इसे बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन और ये कार्बोक्सी, और इसी को ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं, क्योंकि सारा हीमोग्लोबिन इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब हीमोग्लोबिन O2 लेकर सेल्स तक पहुंच ही नहीं रहा, सेल्स के चारों तरफ CO2 बढ़ती चली जा रही है, एंड सेल्स स्टार्ट टू डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और जिसको हम सफोकेशन के थ्रू मौत कहते हैं, घुटन में मौत हो गई थी, तो उसका मेन कारण यही होता है। ठीक है जी। तो इसलिए ये जितने भी, जैसे अब O2 के साथ आप देखेंगे तो दैट विल बी इन रिवर्सिबल मैनर, स्पेशली दिया हुआ है, देखिए यहां पर आपको ऑक्सी, ये रहा देखिए, रिवर्सिबल मैनर, यानी कि एक तरफ इसका एसोसिएशन होगा और दूसरी तरफ इसका डिसोसिएशन होगा। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए समझिए। कहने का मतलब इसका यह है कि Hb+O2, ये बन गया जी आपका HbO2। अब यहां पर इसका होगा एसोसिएशन, और ये बैकवर्ड रिएक्शन दिखा रही है डिसोसिएशन। अब एसोसिएशन होगा इसका, जाहिर सी बात है, एल्वियोली में, और डिसोसिएशन होगा इसका टिश्यू। ठीक है जी। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, एसोसिएशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है? एसोसिएशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लो H आयन कंसंट्रेशन और लो टेम्परेचर। दीज आर द फेवरेबल conditions for association of oxygen with hemoglobin। वहीं
डिसोसिएशन के लिए जस्ट रिवर्स होगा। डिसोसिएशन के लिए हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हाई H आयन कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर। जस्ट अपोजिट है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो टिश्यू में डिसोसिएशन फेवर होगा और एल्वियोली में एसोसिएशन फेवर होगा। ठीक है, क्लियर? अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, अब ध्यान से देखिए, ये एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में एक्स एक्सिस पर, और जो आपका परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है विद ऑक्सीजन, ये दिया हुआ है आपका वाई एक्सिस पर। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन शरीर में बढ़ेगी, वैसे वैसे धीरे धीरे आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सैचुरेशन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा आ गया दैट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्यों हो गया कि ऑक्सीजन तो लगातार बढ़ रही है शरीर में, लेकिन हीमोग्लोबिन और शरीर के पास अब ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए अवेलेबल नहीं, सो दैट लीड्स टू सैचुरेशन। इसलिए कभी भी आप ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन चेक करेंगे तो वो 98, 99, 100, मुश्किल 98, 99 शो करेगा, क्योंकि वही हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है जी, अब यहां पर इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपका ये सैचुरेशन लो हो गया, तो क्या होगा, किधर शिफ्ट होगा ये? राइट की तरफ शिफ्ट होगा ना। और अगर फास्ट हो रहा है, शरीर में बढ़िया काम कर रहा है, तो लेफ्ट की तरफ। ये बहुत आता है, लेफ्ट और राइट वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, सिचुएशन कोई सी भी देकर वो आपसे पूछ ली जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर? मान लीजिए एक व्यक्ति रेगुलरली अनुलोम विलोम या योगा कर रहा है, तो उसका सैचुरेशन कर्व ये किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। और मान लीजिए एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लीजिए, एक क्वेश्चन मिलेगा ये इस तरीके से, मुझे पूरी उम्मीद लग रही है। ठीक है, और इसको एस शेप्ड कर्व या सिग्मोइड कर्व हम नाम देते हैं, एक्स एस शेप्ड और सिग्मोइड, और इसका नाम ये भी है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब ये हमें किस काम आता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, HIN कंसंट्रेशन एटसेट्रा। इनको हमें महसूस करने के लिए, इनको इवेल्युएट करने में, एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर? अब ये एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है, ये अच्छे तरीके से मार्क कर लेना। दिस वन देखिए, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन खूब बन सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिएगा। हर 100 ml ब्लड जो भी टिश्यू को पहुंच रहा है, वो 5 ml ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। ठीक है, अब वो किसी भी तरीके से इसको आपसे पूछ सकता है, तो ये कैलकुलेशन दिमाग में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पहला आरबीसी के थ्रू, तो आरबीसी के थ्रू 20 से 25% है। अब उसके अंदर सिंपल सा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा तो एसोसिएशन फेवर होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका CO2 लो होगा या O2 हाई होगा तो वो डिसोसिएशन शो करेगा। जस्ट तो इसका दो पर ही डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है जी, आरबीसी के लिए। अब वही बात आती है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम कह रहे हैं CO2 कार्बोनिक
एनहाइड्राइज की प्रेजेंस में। अब इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए, जो ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये आपका हो रही है टिश्यू में, ठीक है। CO2 H2O के साथ बाइंड हो गई, किसमें में बन गई, कार्बन, और ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन और H आयन की फॉर्म में आ गई। अब जो इसकी बैकवर्ड रिएक्शन है वो एल्वियोली में फेवर करेगी, क्योंकि ये वहां पर CO2 में टूट जाएगी और CO2 एल्वियोली से बाहर हो जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हो गया इस केस में, और बाकी बची हुई 7% आपकी डिसॉल्व स्टेज में हो गई। अब यहां पर फिर देखिए 100 ml ऑफ, अब आप देख रहे हैं यहां पर भी, यहां केवल 4 ml, 5 ml ऑक्सीजन पहुंच रही है, 4 ml वापसी हो रही है, 1 ml तब भी ये बची रह गई। इतनी ऐसी तैसी कर रहा है शरीर, 3 तरीके से इसे बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है, तब भी 1 ml का डिफरेंस है हर 100 ml पर। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, और इसका एक ही रीजन है, 20 to 25% मोर सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबिलिटी होना, इसलिए शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, अब नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से साथ के साथ लिखते चलिए फ्लो चार्ट फॉर्म में, ताकि ये पूरी तरीके से दिमाग में आपके फिट हो जाए। अब आपने एक बार इसको लिख लिया, फिर दिक्कत नहीं आने की कुछ भी। देखिए हमारी बॉडी खुद ब खुद एक पूरा प्रोसेस रखती है, मेंटेन करती है, हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से जो रेस्पिरेटरी रिदम है वो चेंज हो सकती है। देखो जब हम आराम करते हैं, मैंने आपको बताया हम रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 10 से 12 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा। अब हम नॉर्मली वर्क कर रहे हैं तो दैट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो दैट विल बी 16 to 80 टाइम और 16 to 20 टाइम पर मिनट। 4 का डिफरेंस ले लो तो 4 का ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में ही 4 का ले लो, जैसे बुक के अंदर दे रखा है तो उसके हिसाब से 4 का डिफरेंस ले लीजिए। अब ये जो चेंजिंग हो रही है वो किसके बेसिस पर हो रही है, दैट इज अंडर द न्यूरल सिस्टम। ठीक है जी। अब न्यूरल सिस्टम में सबसे पहला हमारा स्पेशलाइज्ड सेंटर है, कहां पर, मेड्यूला रीजन में, जिसको हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोल रहे हैं जिसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है जी, और ये रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेन यही है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसके अलावा पॉन्स रीजन में एक और सेंटर है जिसे हम कहते हैं न्यूमेटैक्सिक सेंटर, जो मॉडरेट द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, यानी कि वो कुछ भी इसके अंदर बदलाव होगा तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में उसके बेसिस पर बदलाव हो जाएगा। देखो अब कैसे बदलाव होता है वो भी दे रहे हैं, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी रेट, ये ऐसे समझो जैसे आप तेजी से पैडल मार रहे हैं साइकिल पे, जब पीछे का पहिया तेज घूमेगा तो आगे वाले को तो दौड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके से जब इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपायरेशन भी फास्ट हो जाएगा और पूरी रेस्पिरेटरी रिदम हमारी बेटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट आता है कीमोसेंसिटिव एरिया, एक और होता है जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया जो कहां होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट बराबर में। और इसका काम क्या है, ये हाईली सेंसिटिव है CO2 कंसंट्रेशन के लिए और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए। तो जरा सा भी इनके अंदर इंक्रीज होता है तो तुरंत ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, ये सिग्नल भेजता है रिदम सेंटर को, और रिदम सेंटर उसके बेसिस पर इंस्पायरेशन फास्ट कर देता है ताकि वो CO2 कंसंट्रेशन को नॉर्मल ला सके। इसके अलावा एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, एओर्टिक आर्क जो एओर्टा की ब्रांच है, ठीक है, और कैरोटिड आर्टरी ये भी आपका जो आपका किसको, जो हार्ट को, हार्ट मसल्स को ब्लड लेकर जा रही है।
ठीक है जी। इसमें तुरंत ये भी बड़ी सेंसिटिव होती है, CO2 और HIN को रिकॉग्नाइज बहुत तेजी से करती है। जैसे भी कुछ भी बदलाव होगा तो तुरंत वही सेम रिदम सेंटर में चेंजेस हो जाएंगे। अब यहां पर फिर बड़ी इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, उसका कोई रोल नहीं। ठीक है, क्लियर। तो ये 2 3 4 बार फ्लो चार्ट अपने हाथ से बनाए ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए जनरली मैं पिछले 3 4 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, डिसऑर्डर कोई से भी किसी भी चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है, मिनिमम मिनिमम आ रहा है, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चन तो मिलेगा। तो इसलिए उस प्रायोरिटी के साथ ही इसको करें, मेन चीजें ध्यान में रखते हुए। जैसे अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया उनके अंदर स्वेलिंग आ गई, तो जिसकी वजह से उनका डायमीटर हो गया छोटा, रिड्यूस हो गया। अब जो O2 जाएगी या CO2 बाहर निकलेगी वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल से कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो एक मतलब सांस की नलियां एफर्ट करेगी ज्यादा, अब जोर लगाएंगी मतलब, तो जिसकी वजह से एक वीजिंग साउंड महसूस होती है, जिसे कहते हैं पसली चल रही है, कॉमनली हम बोल देते हैं। तो वो चलना क्या मतलब हुआ, वीजिंग साउंड उसका मतलब हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये मेन हो गया, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी। नेक्स्ट, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा बेसिकली क्या है, एल्वियोलर वाल्स के डैमेज होने की वजह से, अब जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस, डिफ्यूजन सरफेस रिड्यूस हो गई। ठीक है, इसका मेन कारण सिगरेट स्मोकिंग है, लेकिन आज की तारीख में पॉल्यूशन का भी मेन मेन कारण इसका बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD, इसको सिंपल इस शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD। ठीक है जी, अब ये क्या है जी, जितने भी लोग ऐसी जगह काम करते हैं जैसे रुई धुनाई केंद्र, यानी कि जो बेसिकली रुई को फ्लफी कर देते हैं, उसके अंदर एयर टैप करते हैं। ठीक है, उसको उसके फाइबर्स को ओपन कर करके। दूसरा आपका लेदर टेनिंग सेंटर्स, स्टोन क्रशर्स, आटा चक्की, ये जितने भी ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत माइक्रो पार्टिकल सांस के साथ अंदर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एल्वियोली में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब एल्वियोली ऐसा समझो बिल्कुल एक एब्जॉर्बर। ठीक है जी, आप उसके अंदर पहले से ही ये पाउडर भर भर के उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं। इसे कहते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यानी कि जो उसका बेसिकली एब्जॉर्ब होकर फैलने की ताकत थी और उसके बाद उसको धकेल कर बाहर फेंकने की ताकत थी, दोनों खत्म हो जाती है, उसका प्रोलिफरेशन की स्टेटस खत्म हो जाता है। ठीक है, एंड दैट लीड्स टू फाइब्रोसिस। ठीक है, इससे अब जब वो लंग्स अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन को सोखने की कैपेसिटी और CO2 को थ्रो करने की कैपेसिटी ही भूल जाएंगे, तो फिर हम सांस कैसे लेंगे। ठीक है, इलाज इसका एक ही है, मास्क लगाना। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसमें सेल यूटिलाइज, इसमें एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, इसकी जो समरी है, अगर कुछ इसमें नया मिलता है तो उसको जरूर मार्क करिए, हालांकि मेरे हिसाब से मिलेगा नहीं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारा इसमें कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड, देखते हैं चलो, क्या पता यही आ गया, ये धोखा देता रहता है ना बीच बीच में। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एक बार देख लो, समरी एक बार, कुछ नहीं आता सब क्लोराइड, हाँ हाँ, मतलब वाई एक्सिस की तरफ। नॉर्मल में तो ऐसे ही रहेगा जैसे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ जी, एनीथिंग न्यू समरी में है कुछ? चलें फिर शुरू करें। ओके, देखिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखिए भाई, ब्लड इज नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? देखो, अभी आपने देखा कि अगर ब्लड नहीं होता तो क्या एल्वियोली से ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स तो पहुंच सकती थी? नहीं। ऐसे ही CO2 बॉडी पार्ट से एल्वियोली तक आ सकती थी? नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है दैट कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पास nutrient substances to the tissues and to take excretory products and CO2 from the tissue। ठीक है। अब इसके अलावा एक तो ब्लड हो गया इस काम के लिए और दूसरा हो गया लिम्फ। देखिए, ब्लड कैपिलरीज की अपनी एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी ये है कि वो मैक्सिमम एक हद तक टिश्यू के अंदर जा सकती है, ज्यादा अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ज्यादा अंदर जाने के लिए उन्हें कैपिलरीज को, जो कि हमारे इस बाल के डायमीटर से भी 1000 गुना छोटा होता है उसका डायमीटर, तो अब उससे वो उसकी लोएस्ट लिमिट है। अगर उससे वो और कम गई कैपिलरी का डायमीटर, तो फिर आरबीसीज उसमें से होकर गुजर नहीं पाएंगी और वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इसलिए उससे और छोटा डायमीटर उसका पॉसिबल नहीं है, तो वो एक हद तक ही टिश्यूज में एंटर हो पाता है। अब जो और डीप पॉइंट्स हैं या डीप पोर्शंस हैं जहां पर कैपिलरीज एंटर नहीं हो पाई, तो वहां तक भी अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचे और उनका सारा का सारा वेस्ट और CO2 बाहर नहीं आया, तो वो बनने शुरू हो जाएंगे, सड़ने शुरू हो जाएंगे, वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर कौन रोल प्ले करता है? लिम्फ। तो लिम्फ बेसिकली क्या है? अगर हम लार्ज प्रोटीन्स और आरबीसीज को ब्लड में से निकाल दें तो जो बचेगा वो लिम्फ होगा। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ब्लड माइनस आरबीसीज प्लस लार्ज प्रोटीन्स, दैट इज इक्वल टू लिम्फ। ठीक है, उनका भी सर्कुलेशन होता ब्लड के साथ ही है, लेकिन उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोल देते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ अ ब्लड सिस्टम। देखिए जी, अब ब्लड जिसे हम कह रहे हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, और दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा इसमें 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल्यूलर एलिमेंट्स या कॉर्पसेल्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और सेल्यूलर एलिमेंट्स और कॉर्पसेल्स, बात एक ही है। दीज आर 45%। ठीक है जी। अब प्लाज्मा की बात करें तो दैट इज स्ट्रॉ कलर्ड, विस्कस, गाढ़ा लिक्विड है और आपका 90 से 92% इसमें वाटर है, 6 to 8% इसके अंदर प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन्स भी तीन मेजर प्रोटीन्स है, बहुत पूछे जाते हैं। फाइब्रिनोजिन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन्स जो आपका डिफेंस सिस्टम में मेंटेन करता है, और एल्बुमिन्स ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। ठीक है जी, तो ये सिंपल इनके फंक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखने। देखिए ये दे दिया है, फाइब्रिनोजिन क्लॉटिंग कोएगुलेशन, ग्लोबिन्स आपका डिफेंस मैकेनिज्म और एल्बुमिन्स आपका ऑस्मोटिक। इसके अलावा सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, दीज आर आल्सो फाउंड इन प्लाज्मा इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब आवागमन इनका चलता रहता है। दे आर इन ऑलवेज मूवमेंट, स्टेबल नहीं रहती कभी भी इनकी कंडीशन, ये कम ज्यादा होते रहते हैं शरीर में। अब इसके अलावा फैक्टर्स अभी पढ़ेंगे हम अलग, 13 फैक्टर्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, वो सभी प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और इसके बाद फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा प्लाज्मा जिसमें से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें, दैट इज नेम्ड एज सीरम। ठीक है, दैट इज नेम्ड एज सीरम।
क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट देखिए जी, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% बना रहे हैं, और ये तीन हो गए आपके एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब इनके नाम को अगर हम रेक्टिफाई करें, एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल्स, तो पूरा बन गया रेड ब्लड सेल्स, इसीलिए इनको हम आरबीसीज कहते हैं। इसी तरीके से ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मीन्स व्हाइट और साइट्स मीन्स सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स बिकॉज दीज आर कलरलेस। एंड नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस मीन्स क्लॉट और साइट्स मीन सेल्स, दैट मीन्स दीज आर क्लॉट प्रोड्यूसिंग सेल्स। ठीक है। अब जो आपका एरिथ्रोसाइट्स हैं, उनकी तीन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ना चाहते हुए भी बुक में नहीं दे रखी, लेकिन दिमाग में रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, इसका जो शेप होती है वो होती है बाई कॉनकेव। अब इसकी ये बाई कॉनकेव शेप सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो बढ़ा देती है, और ये बाइकॉनकेव शेप होने का मेन रीजन है ई न्यूक्लिएटेड होना। एट मैच्योरिटी दे लूज देयर दे डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये आपका, आप समझिए, किनारों पर से उभर जाती है और बीच में से चपटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, जिसकी वजह से इसका बाइकॉनकेव शेप हो जाती है। अब ये बाइकॉनकेव शेप से सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो बढ़ जाता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को एकोमोडेट कर सके, और जितने ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ऑक्सीजन होगी, ट्रैप होगी, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रैप करता है। ठीक है जी, क्लियर? अब यहां पर दूसरा आता है ये कि ये शेप इसको जो कैपिलरीज के डायमीटर है उसमें मूव करने में भी हेल्प करती है। ठीक है। दूसरा, एट मैच्योरिटी माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दो चीजों से लगाव रखता है, एक ग्लूकोज एक ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज ब्लड में पड़ा हुआ ही होता है, और दूसरा ऑक्सीजन खुद इसको कैरी करनी है। भाई इसका काम ही क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना। अब ये तो सेम वही बात हो गई, मम्मी ने आपको दी है जी 100 रुपए, बेटा बाजार से सामान ले आना। अब वो सामान आना था 100 रुपए का, 50 रुपए आपने रास्ते में ही अपने खाने पीने में निपटा दी, और मम्मी से आप कहेंगे जी तो चप्पल पड़नी तय है घर पे आते ही कि भाई तेरे को सामान लेके आने के लिए कहा था, तूने अपने लिए ही खर्च कर दिए। तो अब उसी यही सेम काम इसका है कि इसको O2 ले जानी है, अपने लिए खर्च नहीं करनी, इसलिए वो राड़ा ही निपटा दिया कि तेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ना तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ना ऑक्सीजन को यूज कर पाएगा। ठीक है जी। तीसरा जो ऑर्गेनेल इसके पास नहीं होता, दैट इज ईआर। तो ईआर ना होने की वजह से इसका लचीलापन बढ़ जाता है, दैट मेक्स द इलास्टिसिटी, और ये आसानी से कैपिलरी वाल से पार हो सकता है। ठीक है जी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए आरबीसी के अंदर, एंड दैट इज नेम्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है। न्यूक्लियस ना होना, बाइकॉनकेव शेप उसी की वजह से तो बनती है, और क्या था भाई? न्यूक्लियस ना होना, माइटोकॉन्ड्रिया ना होना, और ईआर ना होना, यही बोला था। न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसका बाइकॉनकेव शेप हो गई, और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन एकोमोडेट कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रैप कर सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब हेल्दी पर्सन के अंदर हर 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। और आरबीसीज की जो लाइफ स्पान होता है वो 120 डेज में होता है, और आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं आपका स्प्लीन में, जिसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम आयरन पार्ट है, और ग्लोबिन आपका ग्लोबिन चेन है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ल्यूकोसाइट्स।
ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मीन्स व्हाइट और साइट्स मीन्स सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। पीछे से वो एक लेफ्ट वाली बुक निकाल के लेके आ जाए। तो कलरलेस होती हैं। कलरलेस क्यों होती हैं? ऊपर से तीसरे शेल्फ में कलरलेस होती हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी हीमोग्लोबिन। अब बराबर वाली, इससे बराबर वाली, हाँ, दीज आर ई आपका न्यूक्लिएटेड हो गई। न्यूक्लिएटेड होने के अलावा हाँ एक चीज और ध्यान रखना, लगभग एक बूंद ब्लड में या पर mm³ ये होती हैं 50 से 55 लाख, ठीक है, और ये होती हैं 6 से 8 हजार। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका चैप्टर 8 से रिलेटेड हो जाता है। चैप्टर 8 का मतलब चैप्टर 7 वो ह्यूमन डिजीजेस वाला, कि अगर WBCs इंक्रीज होने लग जाए इन कंपैरिजन ऑफ RBCs, सो दैट इज नेम्ड एज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ठीक है। इफ नंबर ऑफ WBCs विल इंक्रीज इन कंपैरिजन टू RBCs, so that is ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर, ठीक है। अब WBCs को दो पार्ट में बांट लें, पहला ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट्स। पहला ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलो मतलब ग्रेन्यूल्स, जो इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, ठीक है जी। ए ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। अब जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो तीन तरीके की होती हैं आपकी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये देखिए आपको दिया हुआ है, ए ग्रेनुलोसाइट्स, सॉरी ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स हो गई न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इनका नाम इसलिए क्योंकि इनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों डाई होती है। इओसिनोफिल्स क्योंकि इसमें इओसिन नाम की एसिडिक डाई होती है, इसीलिए इसको एसिडोफिल्स भी कहते हैं। और बेसोफिल्स हो गया आपका जिसके अंदर केवल और केवल मिथाइलिन ब्लू नाम की बेसिक डाई होती है, ठीक है जी, ठीक है। जो ये लिम्फोसाइट्स हैं, सॉरी, और मोनोसाइट्स हैं, यानी कि जो कि टाइप ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, लेकिन इनका न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज विदाउट लोब होता है, जैसे किडनी शेप हो गया, बीन शेप्ड हो गया, इस तरीके से। लेकिन जो आपका ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं उनका न्यूक्लियस लोब्ड होता है। तो न्यूक्लियस लोब्ड ग्रेनुलोसाइट्स का और लार्ज डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस हो गया आपका ए ग्रेनुलोसाइट्स का। ए ग्रेनुलोसाइट्स में आपका ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो जिसमें ग्रेन्यूल्स है उसमें न्यूक्लियस लोब्ड है, जिनके अंदर ए ग्रेन्यूल्स नहीं है उनका न्यूक्लियस लार्ज और डिस्टिंक्ट, ठीक है, जैसे किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड, इस तरीके से। अब इनकी परसेंटेज के बेसिस पर देखें तो मोस्ट अबंडेंट है आपका न्यूट्रोफिल्स 60 to 60%, ठीक है, और लीस्ट अबंडेंट है आपका बेसोफिल्स दैट इज 0.5 to 1%, एंड मोनोसाइट इज अराउंड 6 to 8%, ठीक है जी। अब इनके हम फंक्शन की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है वो आपका फैगोसाइटिक नेचर है, यानी कि जैसे अमीबा एंगल्फ करता है उसी तरीके से जर्म्स को एंगल्फ कर देंगी, खुद भी मर जाएंगी, उसे भी मार देंगी। तो आत्मघाती, जैसे फिदाइन हमला होता है, गया बम दबा दिया, ह्यूमन बम, मर गया, खुद भी मर गया, अड़ोस पड़ोस को भी मार दिया। तो उसी तरीके से सेम ये है, ये जर्म्स को अपने चारों तरफ जर्म्स को एंगल्फ करेंगे, जर्म्स को भी मार देंगे, खुद भी मर जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स 3 बेसिक एलिमेंट्स को रिलीज करता है, केमिकल्स को, हिस्टामिन,
that makes the walls of capillaries elastic to vasodilation and diapedesis। ठीक है, जैसे हम किसी भी टूथपेस्ट की ट्यूब को पीछे से प्रेस करते हैं तो स्क्वीज होकर पेस्ट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसी तरीके से जब सपोज कीजिए इंटरनल टिश्यूज के अंदर जम आ गया, अब इन्हें टिश्यूज के बीच में फैलना है, बाहर निकलना है, तो क्या करती है ये वहां पर उस कैपिलरीज की वाल में हिस्टामिन निकलेगा, वो इनकी वाल को डायलेट कर देगा। डायलेट करने के बाद उसमें ये अंदर से, जैसे आप एक पॉलिथीन है पतली सी परत, उसके पीछे से आप जोर लगाएंगे तो एक आउटग्रोथ सी बन जाएगी और आप उंगली आपकी लूप बना लेगी। तो उस तरीके से दीज ऊज आउट फ्रॉम द कैपिलरीज एंड कम्स इनटू द टिश्यूज और सेल्स के बीच में आ जाती है उस जम्स को खत्म करने के लिए। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डायापिडेसिस। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेरोटोनिन, हेपेरिन तो हो गया एंटीकोगुलेंट, ठीक है जी, और सेरोटोनिन इंफ्लेमेटरी, जैसे रेडनेस, दाने हो गए, इस तरीके से प्राइमरी रेस्पॉन्स शो करवाता है। ठीक है, तो आ गया ना, देखो इंफ्लामेटरी रिएक्शंस, उसमें रेडनेस, सूजन, आपका एलर्जी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब इओसिनोफिल्स होती हैं 2% से 3%, और इनका काम है रजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, रोकना। ठीक है, नेक्स्ट आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। तो दो काम हो गए, रजिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शंस को रोकना। लिम्फोसाइट्स, ये जादुई, ये तो आप जानते ही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। सभी लिम्फोसाइट शुरुआत में बोन मैरो में ही बनती हैं, लेकिन कुछ, जैसे सभी के लिए 10th तक स्टडी करना कॉमन सब्जेक्ट्स है, लेकिन 11th-12th में स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। तो उसी तरीके से टी लिम्फोसाइट्स मतलब थाइमस के अंदर जो डिफ्रेंसिएशन होता है, अब इसके बारे में आपने पढ़ाई है क्लास 12th में डिजीज वाले चैप्टर में, और ये हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को डेवलप करते हैं। अब जिस तरीके से आरबीसीज का जो लाइफ स्पान था वो था 120 डेज, इसी तरीके से डब्ल्यूबीज का होता है फ्यू डेज टू फ्यू आवर्स। सिंपल, सारी डब्ल्यूबीज का एक कंबाइंड हम लिख लें तो क्या होगा? फ्यू डेज टू फ्यू आवर्स। सिंपल सी बात ये, फ्यू डेज टू फ्यू आवर्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है अब लास्ट, इसमें आपका ब्लड सेल्स में थ्रोम्बोसाइट्स, इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ये डिस्क शेप्ड होती हैं, चपटी बिल्कुल, और इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। दीज आल्सो डोंट हैव न्यूक्लियस। इनका जो नंबर होता है वो लगभग 1.5 लाख से आपका 3.5 लाख के बीच में होता है। ठीक है जी, और इनका काम है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। मेन मुद्दे की बात क्या है, ये ओरिजिनेट कैसे होती हैं? दीज विल ओरिजिनेट थ्रू मेगा कैरियोसाइट बडेड ऑफ, जैसे ईस्ट से बडिंग होती है उस तरीके से बड्स के थ्रू क्रिएट होती है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। और इनका देखो, ये एसर्शन रीजन में बड़ा इस्तेमाल होता है, ये लास्ट वाली लाइन, तो इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रख लीजिए। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स व्हिच विल एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब यही कारण है, ये होता है डेंगू के अंदर। डेंगू के अंदर जब इनका रिडक्शन होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लड गांठ के रूप में बन बन के बाहर होना शुरू हो जाता है एक्सट्रीम कंडीशन में। ठीक है, तो डेंगू का मेन वो जो सरवाइव करता है उसका सर्वाइवल सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? प्लेटलेट्स के ऊपर, इसलिए उनकी काउंट कम हो जाती है अगर उसका नंबर बढ़ता चला जाता है। ये बिल्कुल सीवियर स्टेज है, शुरुआत से ऐसा नहीं। जर्म मतलब डेंगू वायरस का नंबर बढ़ेगा, इसका तो कम ही होगा ना फिर। ठीक है, सो रेस्ट वी विल टेक टुमारो, इससे आगे का कल कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से बच्चों जुड़े रहिए, कंटिन्यूअसली लिख लिख कर देखिए। मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि जितना भी बायो का सेक्शन है वो आपके लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस
टॉपिक बाय टॉपिक, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, इन चीजों को डिपेंड करता है। जितना आप मल्टीपल टाइम इनको फ्लो चार्ट, माइंड मैप, कॉन्सेप्ट मैप इनके बना बना कर देखेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और कल भी मैंने आपको बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, our these classes now are totally paid. These are not free. So if you want to opt, or if you want to make the maximum use of these classes, so buy and subscribe channel Mentor Ji and make biology, physics, chemistry easiest for you. So कल मिलते हैं, इस बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास लेना भूलना मत, क्योंकि कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि कार्डियक साइकिल, जैसे कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड, आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ट्रांसफ्यूजन, there are so many other concepts, heart sounds, so many, and regulation of heartbeat, all these. So connected and make your way easiest towards need. So goodbye, and we will meet tomorrow at 7 p.m.